जो मुख्य पात्र है समर, मुख्य पात्र समर है इसमें, अमुख्य पात्र प्रभा। इन्हीं दोनों को आधार बनाकर कहानी लिखी गई है। आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, निम्न मध्य वर्ग की कहानी है, ये ध्यान रखिएगा। समर जो है अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी मतलब अपना ही सोचता है, किसी से शेयर नहीं करता, अपना दुख नहीं कहता, पर खुद ही सोचता है, खुद ही उसका उत्तर निकालता है और समस्या में फंसता चला जाता है। वो भावुक है, समर जो है भावुक है, उसके हृदय पर हर बात लग जाती है। समझदार है, समझदार है, शादी नहीं करना चाहता है, आज्ञाकारी भी है, माता पिता के दबाव के कारण वो शादी भी करता है, पर समझदारी दिखाता है कि प्रभा से मैं बात करके, अगर वो पढ़ी लिखी है तो बात करके मैं उसे समझाना चाहूंगा कि हम लोग कुछ दिन एडजस्ट करके चलें। फिर मेधावी है, हमेशा प्रथम आता है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, जिद्दी है, एक जिद कि हम प्रभा को तकलीफ देंगे। प्रभा ने अहंकार दिखाया, इस जिद के कारण उसने क्या क्या किया। तो वो उदाहरण देते हुए हम कह सकते हैं कि समर जिद्दी भी है, मैं नहीं बोलूंगा तो उसने नहीं बोला, ठीक है। गलती का सुधार करने वाला है, आगे चल के आप देखेंगे जब उसे एहसास होता है कि मैंने गलती की, इसमें मेरी भी गलती थी, तो वो क्या करता है, उसमें सुधार भी करता है। आगे चल के वो स्वयं प्रभा से बात करता है, तो वो अब लड़का जो युवक है समर, वो अपनी गलती को समझता है और उसमें सुधार भी करता है। महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी के अर्थ में बताया था, ये स्वतंत्र जब हो गया हमारा देश, उस समय लिखा गया 1951 में सारा आकाश। राजेंद्र यादव जी ने उस समय जो तरह तरह की समस्याएं थी हमारे देश में भी और समाज में भी, उन समस्याओं को उभारा है, हल्की सी झलकी दी है उन समस्याओं की, तरह तरह की समस्याओं की। कल हम बता चुके हैं, नारी शिक्षा, अशिक्षा, ठीक है, नारी दशा, उन पर अत्याचार होना, नारी ही नारी की दुश्मन, दहेज प्रथा, हाँ, इस तरह के, बेरोजगारी, संयुक्त परिवार, अनेक तरह की समस्याओं को इसमें रखा गया है सारा आकाश में। सारा आकाश मतलब हमारा जीवन विस्तृत है, ये विश्व जो है बहुत बड़ा है, उसमें हम जो जी रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, ये विस्तृत है, इसमें कदम कदम पर हमें मिलती है बाधाएं। तो इन समस्याओं को जो ज्यादातर निम्न मध्य वर्ग में होता है, उसको उभारा है कि वो लोग कैसे आत्मोन्नति करें। महत्वाकांक्षी है, कुछ बनना चाहता है, पढ़ लिख करके अच्छे पद पर जाना चाहता है, अपने स्तर से ऊंचा उठना चाहता है, उच्च विचारों से ओतप्रोत है। आगे आप देखेंगे जब शिरीष भाई से वो मिलता है तो उनकी बात मानता है, समझता है, अंधविश्वास कुछ नहीं है, वशीकरण मंत्र पूजा पाठ कुछ नहीं है, करना है तो कर्मठ बनो, अपने ऊपर विश्वास रखो, कर्मठ बनो, हम कर्म करेंगे उसी का ही फल मिलेगा, कर्म करने का ही फल मिलेगा। तो ऐसा उच्च विचारों से वो ओतप्रोत है, वो मानता है। बाद में वो जो है अपनी चुटिया जो रखा था, पंडित लोग चुटिया रखते हैं पीछे की तरफ, चुंदई जिसे कहते हैं, उसको भी वो कटवा देता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। कुछ भी वैज्ञानिक तर्क कुछ भी हो, लेकिन समाज को जो हम ये दिखावा कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो इस तरह की बातों को शिरीष भाई से जानकर वो उनसे प्रभावित भी होता है। तो समर क्या है, अंतर्मुखी है, भावुक है, समझदार है, मेधावी है, जिद्दी है, गलती का सुधार करने वाला है, महत्वाकांक्षी है, उच्च विचारों से ओतप्रोत है, उच्च विचारों से ओतप्रोत है, अच्छी बातें सोचता है। जो पुरानी पीढ़ी है और अभी की युवा पीढ़ी है, दोनों में जो अंतराल है, दोनों के बीच का जो गैप है, उसमें चाहता है कि परिवर्तन हो, बड़े भी हमारी बात सुने, वही लकीर के फकीर न बने रहे। हम जो परिवर्तन चाहते हैं, पहले की जो नियम प्रथा परंपराएं आती थी उसमें बदलाव होना चाहिए। एक छोटा बच्चा जो अभी पढ़ रहा है, इंटर में पढ़ रहा है, उसका विवाह कर दे तो क्या होगी उसकी हालत, किसमें उलझ कर रह जाएगा, उसकी उन्नति कैसे हो पाएगी। तो ऐसे तरह तरह के, हमारा स्तर छोटा है, हम गरीब है, तो हम मेहनत करें, कुछ बने, अपने पाँव पर खड़े हो, आत्मनिर्भर बने और कुछ कमाएं, कुछ अपने को ऊंचा उठाएं। ऐसा भी बड़ों को सोचना चाहिए,
ऐसा समय देना चाहिए। ठीक है, तो इतना कुछ बता दिया है आपको। समर के बारे में आपने समझ लिया, पूरे उपन्यास के बारे में। आगे कल जहाँ छोड़े थे पेज नंबर 51 उसके आगे हम पढ़ा रहे हैं। प्रभा सुबह न जाने कब उठकर भाभी के लिए हरीरा आदि, ये हमने आपको कल पढ़ा दिया था थर्ड पैरा में। सबसे ज्यादा आश्चर्य मुझे था यह देखकर कि वह सब कुछ ऐसी आसानी से चुपचाप करती चली जाती है मानो मशीन हो और उसे यह सब करने में कोई कष्ट ना होता हो। यहाँ प्रभा के बारे में बता रहे हैं। प्रभा के बारे में समर सोच रहा है कि कितना देखो अन्याय कर रहा है, वो अत्याचार कर रहा है कि घर का सारा काम उसने कह दिया कि वही करे, प्रभा करे। भाभी को भी समझा देता है और मुन्नी भी तो है ही, वो करना नहीं चाहती है। तो ये देख रहा है कि मैंने जो ये किया अपने को सुख देने के लिए, संतोष देने के लिए, कि ये परेशान होएगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। प्रभा पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो समय से उठती है और सारा काम आराम से मशीन की तरह करती चली जाती है। तो ये देखकर समर को आश्चर्य हो रहा है। हर नए काम को ऐसी स्वाभाविकता से ग्रहण करती चली जाती है कि लगता ही नहीं था कि उसे करने में कहीं अनिच्छा का लेश मात्र थकान है। अनिच्छा का लेश मात्र थकान है, अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब प्रभा को लग ही नहीं रहा है कि इसमें मेरा मन नहीं है करने का। जो उसे मिल रहा है आराम से वो करती चली जा रही है, स्वाभाविक ढंग से करती चली जा रही है। कोई उसे बर्डन नहीं लग रहा है, बोझ नहीं लग रहा है। इस पर खींच उठता भाई, समर तो चाहता था रोते हुए देखना चाहता था। वो चाहता था कि प्रभा परेशान हो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इससे मैं जो खींचता था कि इतना काम कुछ देने के बाद ये क्या है, ये परेशान क्यों नहीं हो रही है। उसके व्यवहार में कहीं अनिच्छा थकान दिखे तो मैं अपने को कष्ट से आनंदित कर सकूं, उसके कष्ट से आनंदित कर सकूं। समझ चाहता था कि उसे परेशानी मिलती रहे, काम बढ़ता जाए, काम का बोझ बढ़ता जाए, वो परेशान हो, गिड़गिड़ाए, रोए, थकान दिखाए, पर ऐसा वो कुछ नहीं कर रही है। और जब नहीं कर रही है तो समर क्या कर रहा है, खींच रहा है। उसे गुस्सा आ रहा है, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि क्यों नहीं ऐसा कर रही है, क्यों स्वाभाविक ढंग से सारा काम करती चली जा रही है। मन में कहूं कि कहो बच्ची जी अब कैसा लग रहा है, मतलब खींच करके वो संतोष देके अपने को कहना चाहता था कि साहित्य प्रभा जब परेशान होगी तो मैं मन ही मन कहूंगा कि अब पता चला कि किससे पाला पड़ा है। हाँ, शुरू में जब तक सिर झुकाए रही तब तक किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब धीरे धीरे एक चीज लोगों के सामने स्पष्ट होने लगी कि प्रभा पर्दा नहीं करती। पहले के लोग एकदम नाक तक घूंघट रखते थे, पर्दा करते थे कि मतलब घर वालों को भी शक्ल अच्छी तरह नहीं याद रहती थी, ऐसा भी होता था। तो यहाँ इसके घर में भी पर्दा प्रथा था, लेकिन प्रभा को जब इतना काम पड़ गया तो उसने पर्दा को बेकार समझा कि गिर जाए, कुछ हो जाए, तो इससे अच्छा है पर्दा ना करो। बाबूजी यूं तो हमेशा ही खास कर भीतर जाते। बड़े लोग जो होते हैं जब किसी बहू के कमरे में जाते हैं तो कुछ आप पैरों की आवाज करते हैं, खांसते हैं कि पता चल जाए कि कौन आ रहा है। मुंह उठाए देखा तो समझे शायद नहीं लगा। एक आध बार जो कमरे में गए, खास कर गए, पर उसने पर्दा नहीं किया, वैसे ही सिर झुकाए बैठी रही, तो उन्हें लगा शायद पता नहीं चला कि मैं आया हूँ। मगर जैसे ही उनकी समझ में आया कि प्रभा केवल घूम जाती है, पर्दा नहीं करती, तो उन्होंने जाने किस बात पर अम्मा से कहा था। फिर बेटी और बहू में फर्क ही क्या रह गया। यहाँ देखिए, बेटी और बहू में अंतर बता रहे हैं। बेटी भी मुंह खोले बाल बिखेरे घूमती है और बहू भी, को भी चिंता नहीं है कि पल्ला किधर जा रहा है। ठीक है, यहाँ बता रहे पर्दा प्रथा का एक दूसरे से कैसा संकोच, कैसी हया, कैसा शर्म होना चाहिए। अम्मा ने भी माला के दाने गिनना छोड़कर झुंझला झुला कर कहा। बहू, प्रभा से कहा, हाँ बहू, तुम्हारे यहाँ पर्दे का कायदा नहीं है तो ना सही, लेकिन इस घर की रीत तो रखो। पता, और इस वर्ष शुरू में खूब हंगामा मचा, मतलब घर में पर्दा करने के लिए बहुत हंगामा हुआ, बहुत कुछ सुनाया गया, पर प्रभा पर कोई असर नहीं हुआ। भाभी ने ताने कसे तो सो तो कसेगी। अम्मा ने भी माला के दाने गिनना छोड़कर झुंझला झुला कर कहा, बहू
तुम्हारे यहाँ पर्दे का कायदा नहीं है तो ना सही, लेकिन इस घर की रीत तो रखो। अरे तुम हमसे ना करो तो मत करो, लेकिन बड़ों से कुछ तो हया शर्म होनी चाहिए। ऐसा भी क्या अंधेर, ना हमने देखा ना सुना, सारी बिरादरी में चर्चा है। जो देखे हैं हमारे कर्म में थूके। मतलब बिरादरी में आड़ोस पड़ोस के जो भी आते हैं, देखते अरे उनकी बहू तो ऐसी है, उसको कोई लाज शर्म नहीं है, वो घूंघट नहीं करती है, पर्दा नहीं करती है। इस तरह तरह की बातें जो है बिरादरी में, समाज में फैल रही है। अब दशठोन पर दुनिया जहान के लोग आएंगे, जो अभी नामकरण संस्कार होने जा रहा है। क्या कहेंगे जाकर, भाई तुम्हारे यहाँ नंगे नाच तो हमें क्या है। भैया ने एक आध बार मुझे भी डांटा। भैया कौन? धीरज। धीरज ने समर को भी डांटा, डांट करके कहा कि बहू को समझाओ। क्या डांटा? क्यों रे समर, तू बहू को रोकता नहीं है? देख, अम्मा बाबूजी सभी इसका बुरा मानते हैं, कम से कम जब तक ये लोग हैं, इनकी मान मर्यादा तो रखनी ही चाहिए। मतलब बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। घूंघट हमने रख लिया थोड़ा सर पे तो क्या हुआ, एक सम्मान हुआ ना। यूं हम भी नहीं कहते कि पर्दा करना कोई बहुत अच्छी चीज है, मगर घर में चलता आया है। यहाँ माना कि पर्दा करना जो है अच्छी चीज नहीं है, लेकिन घर में है, ये परंपरा है, ये रिवाज है, तो करना पड़ेगा। और तेरी बहू तो समझ में नहीं आता किस चीज की बनी है, कि सुनती ही नहीं है। किसने कहा? धीरज ने समर से। तेरी बहू मतलब तेरी पत्नी जो प्रभा है, वो क्या है, मतलब इतने लोग कह रहे हैं, घर के बड़े बूढ़े लोग कह रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रही है, समझ नहीं रही है। अम्मा इतनी डांटती फटकारती है, लेकिन ध्यान ही नहीं देती। कौन भौंक रहा है, मतलब उसे लग रहा है फालतू कुत्ता है, वो भौंक रहा है, अपना काम बस किए जाओ। यह बात सच भी थी। उसने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन कभी इतने डांट के कहने के बावजूद पर्दा नहीं किया। यहाँ प्रभा की विशेषता दिखाया है कि वो जिद्दी है, और उसकी समझ में जो अच्छा है वो वही करती है। भाई उसे इतना सारा काम करना है, तो घूंघट डाल ली, कहीं पैर में ही कुछ फंस गया, गिर पड़ी, सामान गिर गया, वो नहीं दिख रहा है, तो कैसे खाना बनाए, कैसे बर्तन माजे। इससे प्रभा ये सोच के पर्दा नहीं करती है। उसे पर्दा नहीं अच्छा लगता है, जब काम आ ही पड़ा है तो कैसे करे। लेकिन घर वाले अपने रीति रिवाज को रो रहे हैं, अपनी परंपरा को रो रहे हैं। अम्मा इसकी बात पर और भी झुल्लाती कि उनके कहने पर कुछ तो प्रतिक्रिया दिखाए। एक बात होता है हम डांट रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया मिले तो ठीक है, नहीं मिलता तो लोग और खींचते जाते हैं, और उनका गुस्सा बढ़ता जाता है। लेकिन वह इस विषय पर जैसे एकदम पत्थर की हो जाती है। पत्थर मतलब कोई हाव भाव चेहरे पे नहीं आना, कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल चुप रहना। और अम्मा थी कि हर बार कहती, बहू ऐसी भी बेहयाई किस काम की। बेहयाई मतलब बेशर्म। माथे पर पल्ला लेने से तुम्हारा क्या जाता है। आज तक इस घर में घूंघट थोड़ी के ऊपर ही आया ही नहीं। थोड़ी मतलब ये चिन्ह, यहाँ तक घूंघट रहता था पहले, तो इसके ऊपर आया ही नहीं, और तुम ऐसा कर रही हो कि घूंघट ही नहीं डाल रही हो। अम्मा ने ये कई बार समझाया, लेकिन प्रभा ने अपने मतलब यहाँ अम्मा जो माँ के समान है, बाबूजी जो पिता के समान है, उनकी भी बात नहीं मानी। सैद्धांतिक रूप से मैं पर्दे के खिलाफ हूँ। अंडरलाइन कर लीजिए समर की ये विशेषता। वो भी फालतू रिवाजों को जिसका कोई मायने नहीं, जिसका कोई लाभ नहीं, समर भी उसे नहीं मानता। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से मैं पर्दे के खिलाफ हूँ। पर्दा मतलब जो घूंघट डालना, पर्दा मीन समझ में आ गया, ये खिड़की और दरवाजे पे लगाने वाला पर्दा नहीं। घूंघट डालना, लाज शर्म, एक बीच में दीवार रखना। हाँ, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते इन सब का कारण जानता हूँ। अब इसलिए पर्दा प्रथा शुरू हुआ, यहाँ थोड़ा बता रहा है। मुसलमानों के आने के समय से ही इस पर्दे का जोर बढ़ा, लेकिन जब उसे व्यवहार में देखा तो धक्का लगा। ये जब हमारे देश पर विदेशी लोग आक्रमण करते थे, तो यहाँ के लोग सुंदर अच्छे माने जाते थे, तो अक्सर जो ये छोटे 14-15 साल की लड़कियों को अक्सर उठा ले जाते थे। तो धीरे धीरे इसीलिए जो ये क्या शुरू हुआ, बाल विवाह शुरू हुआ। इसीलिए वो शिक्षा नहीं कराई जाती थी, लड़कियां जो है दरवाजे के बाहर नहीं निकलती थी। इसीलिए पर्दा जो है डालने की प्रथा हुई, क्योंकि कोई शक्ल ना दिखे। ठीक है, तो ये पर्दा प्रथा इस कारण शुरू हुआ। अब क्यों है? अब तो नहीं होना चाहिए, अब तो ये सब समस्या नहीं है।
प्रभा अम्मा बाबूजी सबके सामने मुंह खोले चली आ रही है। यह दृश्य अपने आप में बड़ा अजब और नया नया था। आखिर सास ससुर और बड़ों के प्रति आदर प्रकट करने का और क्या तरीका हो। माना कि तुम सिर झुकाकर चलती हो, लेकिन केवल आंखें झुकाने और सिर नीचा कर लेने से ही तो आदर नहीं होता। मतलब समर ने मन ही मन सोचा, ठीक है, मैं भी इस पर्दा प्रथा के खिलाफ हूँ। लेकिन अम्मा बाबूजी बड़े भाई समाज वाले संबंधी वाले सब कह रहे हैं। तो प्रभा ये करती थी कि उनके सामने सिर नहीं उठाती थी, आंखें भी नीचे किए रहती थी। तो ये भी एक हया है, एक शर्म दिखाना है, संकोच दिखाना है। ये भी एक तरह से शर्म है अपने ढंग से। तो यहाँ कह रहा है कि कम से कम दुनियादारी का तो ख्याल रखना चाहिए। बड़े जो क्या कह रहे हैं उनका तो ख्याल रखना चाहिए, समर ये सोच रहा है। मगर मैं कहूँ तो कैसे कहूँ उससे। एक दो बार मुन्नी से जोर से कहा, जोर से क्यों कहा कि प्रभा सुन गए। मुन्नी, तेरी ये भाभी बड़ी बदतमीज है, किसी का आदर शिष्टाचार नहीं सिखाया। मतलब मायके वालों की तरफ इशारा करके बोला कि किसी ने ये शिष्टाचार नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे पर्दा करना चाहिए, कैसे अपने बीच जो है फर्क अंतर रखना चाहिए। लेकिन उसने इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया। तो एक ये समस्या आप रखिएगा कि ये समस्या भी है पर्दा प्रथा की, कि जो बहू दिन रात काम में लगी हुई है, अगर छुट्टी तक जो है वो करती है, घूंघट रखती है, तो किस प्रकार वो काम करेगी। घर में काफी हो हल्ला हो चुकने के बाद इस ओर से लोगों को समझौते के भाव धारण करना पड़ा। प्रभा ने नहीं माना, भाई काम उसी को करना था और कोई कर नहीं सकता था। तो आखिर घर के लोगों ने ही प्रभा से समझौता कर लिया कि ठीक है, नहीं करती है, चलो काम कर रही है, बस जो है कुछ बोलो नहीं है। बस अब तो तभी ध्यान आता है जब कोई नया आदमी आया हो। जब कोई घर में आता है तब इन लोग जो है थोड़ा झिझकते हैं। उस समय अम्मा कोशिश करती है कि प्रभा इधर उधर ही रहे। क्या कोशिश करती है कि प्रभा उसके सामने ना आए। घर में कोई आदमी आए तो प्रभा उसके सामने ना आए। क्यों कोशिश करती है? क्योंकि वो घूंघट नहीं करती है, क्योंकि उसके सामने कुछ भी कह नहीं सकती। यह पहले कुछ दिन तो सभी प्रभा के इतना काम एक साथ संभाल लेने पर चकित थे, लेकिन अब उसके काम में भी मीन मेघ निकालने शुरू हो गए। पहले तो बहुत चकित थे, आश्चर्यचकित थे कि प्रभा ने किस तरह पूरे घर का काम संभाल लिया। इकलौती लड़की जो कुछ नहीं करती थी और यहाँ आके पूरे घर का काम, मतलब अम्मा बाबूजी सबका देखना, सुबह उठकर नाश्ता देना, भैया जेठ जी जो है दफ्तर जाना है उनको समय पर खाना देना, उनका टिफिन देना, फिर जो ये तीन बच्चे जा रहे हैं कॉलेज और स्कूल, इनको भी समय से खाना देना, फिर सबको खाना वाना खिला के कपड़े जो है फटे पुराने उनको रफू करना, भाभी का ध्यान रखना, उनकी बच्ची का ध्यान रखना। मतलब इस तरह का सब काम देख करके एक छोटी सी लड़की से उन लोगों को भी आश्चर्यचकित हुआ। पर धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें भी मीन मेघ मतलब कमी निकालने लगे। अब क्या हुआ, कमी निकालना शुरू हो गया। मुन्नी भी अपनेपन से कह देती, भाभी इतना घी मत लगाओ, बाद में फिर कमी पड़ेगी। मतलब प्रभा को अभी ये आदत थी, जैसा खाई आई थी तो वो घी ज्यादा लगाती थी, और यहाँ तो परेशानी थी, धन का अभाव था, तो अभी घी ज्यादा ज्यादा लगाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर लाना पड़ेगा। इस नए प्राणी के आने से घर का आर्थिक ढांचा और भी अधिक चरमराने लगा। सिर पर हाथ फेरते हुए बाबूजी अक्सर अम्मा की चारपाई के पास टहला करते। धीरज की माँ, अब क्या कहते, धीरज की माँ, बड़ा खर्च होने लगा है, बेचारा धीरज भी क्या करे, करते करते तो मरा जा रहा है, उसका कसूर भी क्या, कुनबा छोटा है, अब तो जैसे तैसे समर इंटर पास करके कहीं लग लगा जाए तो बेचारे की सास आए। कुनबा मतलब परिवार, पर ये परिवार छोटा नहीं है। बाबूजी परेशान है, खर्चा बढ़ गया है, वही प्रभा भी आ गई है, उधर बच्ची भी हो गई है। और प्रभा की आदत थोड़ा समझ के नहीं चलाने की, जो आदत है अपने मन से करती है, उतना वो नहीं कर पा रही है। तो बाबूजी मतलब ये निम्न स्तर का देखो झलकी है, बहुत अच्छी तरह ये दिखाया जा रहा है कि मतलब उस घर में चीनी हो, दूध हो, लालटेन के लिए मिट्टी का तेल हो, घी हो, हर एक चीज के लिए परेशानी है, एक एक चीज के लिए वहां सोचा जाता है। ठीक है, ये परेशानी निम्न मध्य वर्ग के लोगों की दिखाई जा रही है।
कलेजा मुंह को आता है, चिंता और काम के मारे सूख सूख कर पिंजर रह गया। यहाँ विशेषता बता रहे हैं धीरज की। धीरज चाहता तो स्वार्थी बनता, आगे बढ़ता, अच्छी नौकरी करता या परिवार को लेकर अलग हो जाता। उसका परिवार क्या है? केवल उसकी बीवी और एक छोटी बच्ची। लेकिन धीरज पूरे परिवार का दायित्व अपने कंधे पर लिया है। तो यहाँ बाबूजी उसे मान रहे हैं, कह रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि धीरज कितना अच्छा है। पिंजर हो जा रहा है मतलब दुबला, कंकाल सा होता जा रहा है, दुबला होता जा रहा है धीरज। चिंता और काम के मारे सूख सूख कर पिंजर रह गया है। ना बोलता है, ना कहीं यार दोस्तों में जाता है। धीरज की विशेषताएं सब इसी के अंदर है, इसी पैरा में मिलेगा। ना बोलता है, ना कहीं, मतलब उसके दोस्त भी नहीं है, वो केवल परिवार का दायित्व लिया है और इसी बोझ से दबता चला जा रहा है। और आखिर शरीर भी कहाँ तक साथ दे। खाने के दिन तो सब सूखे चले जा रहे हैं। क्या जमाना आ गया है, सोचा था कभी? इस कमबख्त मुन्नी की अलग आफत है छाती पर। ये लाइन अंडरलाइन कीजिए। यहाँ देखो, जिस लड़की को परिवार ने पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, शादी कर दिया, अपने घर चली गई, पर वो लड़की जब किसी वजह से अत्याचार सहते सहते वापस मैके में आती है, तो कुछ दिन तो सहानुभूति रहती है, बाद में क्या, वो बोझ लगती है। ठीक है, वो बोझ लगती है, उसके बारे में तरह तरह की दुश्चिंताएं दिमाग में आने लगती हैं। तो इस लाइन में ये पूरा अर्थ देखो, एक लड़की के बारे में दे दिया। हम्म। कमबख्त मुन्नी की अलग आफत है छाती पर। अंडरलाइन कीजिए, आशय स्पष्ट करना है तो समझा के लिखिएगा। अब इसको जाना तो है ही, बिरादरी के बड़े लोगों से कुछ का कहा कर कराया तो है, थोड़ी उम्मीद भी लगती है, लेकिन लोगों के मुंह तो ऐसे फैले हैं कि सीधे सीधे कोई बात ही नहीं करता। हर आदमी बदले में कुछ पहले चाहता है। मतलब ये चाह रहे हैं कि बिरादरी वाले, समाज वाले जा करके उसके पति से बात करें, उसको यहाँ से लिवा जाए। तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, तो लिवा जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो उसके बदले भी कुछ चाहते हैं कि अच्छा, हम मुन्नी को भिजवा देंगे तो ये खर्च आएगा, वो खर्च आएगा। ये तरह तरह की बातें हो रही हैं। हर आदमी बदले में कुछ पहले चाहता है। प्रभा को देखकर खुद ही दूसरी ओर मुड़ जाते और भरे गले से कहते। प्रभा जब अचानक सामने आ जाती तो बाबूजी स्वयं ही मुड़ जाते। वो तो अभी तक उनको वही आदत था कि घर में किस तरह पर्दा होता है, वो उसी में पैदा हुए, उसी में पले बड़े और आज बूढ़े हो गए हैं, तो उन्हें तो वही परंपरा याद है। बहू जरा हाथ साध कर काम किया कर बेटा। जो ये बता रहे हैं कि घी वगैरह ज्यादा ये खर्च करती है, उस बारे में वो समझा रहे हैं। इसी घर के बोरियों में रुपया पड़ा रहता था, चार चार कनस्तर घी उठता था। लेकिन अब क्या रह गया है? अपने पहले के हालात के बारे में कह रहे हैं कि पहले जो है बोरियों में रुपया भरा रहता था, चार चार कनस्तर उठता था, मतलब एक महीने में लग जाता था, इतने घी खर्च होते थे। लेकिन अब के हालात, परिस्थिति बदल गई है और इस चिल्लकों के बावजूद सारे काम निर्बाध रूप से चलते रहते, बिना बाधा के सारे काम अपने ढंग से अपने समय पर हो रहे थे। मैं कॉलेज या थोड़ी देर के लिए कहीं भी बाहर जाता तो आकर देखता कि मेरी कोठरी एकदम साफ कर दी गई है। प्रभा की विशेषता, कमरा भी बहुत साफ सुथरा करके करीने से सजाकर रखती है। तो ये प्रभा की विशेषता समझ लीजिए। सारी बिखरी चीजें करीने से लगी है, लालटेन चमचमा रही है। यह सब देखकर कहीं भीतर हल्का सा दर्द होता, मगर मैं उसे पढ़ाई की थकान समझ लेता था। हल्का सा दर्द, यहाँ देखो, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो मन कचोटता है। मन जो है कचोटता है कि ये हमने गलत किया। यहाँ पर वही दिखा रहे हैं कि सारा काम वो देख रहा है कि प्रभा ने अच्छे से संभाल लिया है। लालटेन चमक उठती, मतलब लालटेन जब रात को जलता है तो धुआं से काला पड़ जाता है शीशा, तो उस शीशे को पोंछ पाछ के कायदे से रखती थी। तो यहाँ वो दिखा रहे हैं कि समर को हल्की सी पछतावा या आत्मग्लानि सी है कि ये हम क्या कर रहे हैं। कभी कभी मैं खुद अपने ऊपर झुंझला उठता, मतलब अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगता। क्या यह दिन रात प्रभा प्रभा कैसे खाती है, कहाँ रहती है, कैसे काम करती है, कहीं जरा भी आराम तो नहीं करती। मतलब मैं चाहता हूँ प्रभा पर अत्याचार हो और मैं ही सोच रहा हूँ कि इतना काम कर रही है तो कैसे कर रही है।
सब स्वाभाविक ढंग से कर रही है, थकान नहीं दिखा रही है, कोई परेशान नहीं, कोई शिकायत नहीं कर रही है, तो ये सब मैं सोचता। हाँ, अच्छे खासे दाल साग के बेमौके नमक मिर्च ज्यादा कम बताता रहता, मतलब जानबूझ के उसमें कमी निकालता रहता कि ऐसा है। जरूरत गैर जरूरत अम्मा मुन्नी या भाभी से उसे सुना सुना कर तानेबाजी की बातें करता, कटु कटाक्ष कहता। मतलब जैसे नहीं है, नमक भी ज्यादा नहीं है, पर चिल्ला करके भाभी हो, अम्मा हो या मुन्नी हो, चिल्ला कर कहता कि ये कमी है, ऐसा कर दिया। और कटु कटाक्ष मतलब व्यंग की बातें, जो उसे चुभ जाए, जो उसे लगे, ऐसी बात कहता रहता। मतलब किसी ना किसी रूप में अपना ध्यान उसी ओर लगाए रहता हूँ। मतलब यहाँ दिखा रहे हैं कि समर प्रभा से भाग रहा है, और जब भाग रहा है तो क्यों उसी के बारे में सोच रहा है, किसी ना किसी रूप में उसी के बारे में सोचता चला जा रहा है। तो इस पर उसे खीज होती थी कि मैं जब प्रभा से भाग रहा हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ, तो आखिर उसी में ही मेरा दिमाग क्यों लगा है, क्यों हम उसके बारे में सोच रहे हैं, मानो कोई और काम मेरे लिए दुनिया में नहीं बचा। अरे भाई, मुझे पढ़ना है, इतना मन क्यों उसमें लगता है। अगर इस बार फेल हो गए तो दुनिया भर की बदनामी मिलेगी, सो तो मिलेगी ही, आगे के सारे रास्ते भी बंद हो जाएंगे। आगे के रास्ते मतलब अगर इंटर में फेल हो गए, जो ये इस समय बहुत ही जरूरी है, पास होना, इसके इसी पर भविष्य निर्भर है, तो आगे के रास्ते बंद हो जाएंगे अगर मैं फेल हो गया। आगे मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि आर्थिक अभाव घर में है, गरीबी का दर्द झेल रहा हूँ, फिर तो मुझे निश्चय ही कोई नौकरी, छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ेगी और पढ़ाई बंद हो जाएगा। जब मुझे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना, तो लगातार उसे ही लेकर उधेड़-बुन करते रहना आखिर क्या मतलब है। समर अंतर्मुखी है, फिर वही अपने से सोच रहा है। हाँ, अपने से वो खींच करके अपने से प्रश्न कर रहा है कि जब उससे कोई मतलब नहीं है, मैं प्रभा को कुछ नहीं समझ रहा हूँ, उसे अपनी पत्नी मान ही नहीं रहा हूँ, तो क्यों मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। जैसे हर समय उसके कार्यक्रम का लेखा जोखा रखना मेरा स्वभाव बन गया। यहाँ पर समझ में आया? इसका मतलब है कि प्रभा कब उठती है, कब काम में जाती है, कब क्या करती है, कब रात को आती है, कब सोती है, सारा वो लेखा जोखा, वो हिसाब किताब करके रखता है अपने दिमाग में। मुझे उसे इतना महत्व देने की जरूरत ही क्या है। घर में बहुत से कुत्ते बिल्ली हैं, समझ लूं एक वह भी है। यहाँ प्रभा को एग्जाम्पल में उदाहरण के रूप में कहा, कुत्ते बिल्ली की तरह वो भी घर में पड़ी रहे। मैं अनेक बार निश्चय करता कि उसके बारे में कम से कम सोचूंगा, लेकिन किसी न किसी चीज के पीछे ख्याल उसी के पास जा पहुंचता, जैसे ही पाता कि गंदी बनियान अपने आप धुल गई थी और उसे बाहर की रस्सी पर सूखते संध्या को देख गया था, लौट कर देखता हूँ तह की हुई करीने से रखी है, बस पढ़ना लिखना अलग, अप्रभा की बात सोच रहे हैं। पढ़ने बैठे तो हमने क्या देखा था सुबह, कि गंदी उसकी बनियान धुल करके तार पे टंगी है, और शाम होते होते देख करके हमने वापस से देखा तह किए हुए रखी हुई है। तह मतलब उसको पाठ करके, मतलब ये दिखा रहे कि प्रभा की विशेषता कितनी करीने से साज सजावट करके तरीके से वो रखती है। अब एक और परिवर्तन दिखाई दे रहा था, यहाँ समझ लीजिए। पहले जब भी कोई नया और मुश्किल काम प्रभा के ऊपर आकर पड़ता, तो यह सोचकर मुझे बड़ा हार्दिक संतोष होता कि चलो उसे कष्ट तो मिलेगा। वो तो चाहता था कि प्रभा के ऊपर, क्यों, क्योंकि उसने सोचा था कि प्रभा अपना अहंकार दिखा रही है। ऐसा वो किस लिए कर रहा था कि पहली रात प्रभा ने उससे नहीं बात किया, ये तो नहीं किया, प्रभा ने भी नहीं किया, तो उसे लगा कि इसे अहंकार है कि वो 10वीं पास है, मैट्रिक पास है और वो सुंदर है। ठीक है, तो इसलिए उसने सोच लिया था कि इसने मेरा इतना अपमान किया, तो मैं भी इसे कष्ट दूंगा कि इसे समझ में आ जाए कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं उत्सुकता से राह जोता कि देखिए इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। जब उससे काम का बोझ पड़ता तो मैं सोचता कि अब तो कुछ प्रभा करेगी इसके बदले में। अंतर मन में कहीं यह भी रहता कि देखा जाए इन अत्याचारों से परेशान होकर वह किस समय और कहाँ रोती है। मतलब ये भी सोच रहा था कि कहीं अकेले में वो रो लेती होगी, तो मैं ये ढूंढता रहता कि इन अत्याचारों से परेशान होकर वो कहीं रोती होगी, मैं देखूं और देख करके मुझे संतोष मिले। उसे उस समय पकड़कर शर्मिंदा करने की ताक में रहता।
जब वो रोती तो तब मैं पकड़ लेता, मैं उसके सामने आता और वो शर्मिंदा होती कि मैं काम से बोझ से रो रही हूँ और इन लोग ने जान लिया। उस रात को या सुबह ठंड के मारे सारे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते तो ख्याल आता इस समय प्रभा जी को कैसा लग रहा होगा, बैठी बैठी साफ बर्तन साफ कर रही होगी या चौका धो रही होगी। सर्दी के समय जब रोए रोए खड़े होते हैं, ठंड लगती है, हाँ, भयानक ठंड लगती है, तब समर सोचता कि प्रभा अभी चौका धो रही है, चौका मतलब रसोई, या बर्तन मांज रही है, तो इस ठंड में वो ठंडे पानी से धोना उसे कैसा लग रहा होगा, ये सोच के आनंदित होता समर। लेकिन इधर जब बिना प्रतिवाद या प्रतिक्रिया दिखाए वह सभी कामों को स्वाभाविकता से स्वीकार करती चली गई, तो परिणाम के प्रति मेरी सारी उत्सुकता धीरे धीरे मरने लगी। जब प्रभा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई ऐसा जो उसने सोचा था ऐसा भाव नहीं आया, तो ये भी धीरे धीरे तटस्थ होता चला गया। अब उन कामों से इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ एक बड़ी सीख दी है उपन्यासकार ने कि अगर कोई परेशानी आती है, संघर्ष आता है जीवन में, तो बिना कुछ बोले उसे झेलते चले जाओ, उसकी प्रतिक्रिया मत कर दो, ठीक है? उसको सहो, समझो, आगे बढ़ो, तो क्या होगा, वो आसान हो जाएगा, वो रास्ता और आसान हो जाएगा। उसके बारे में सोचो मत, उससे घबराओ मत, बस वो करते जाओ। प्रभा के जरिए ये संदेश दिया है उपन्यासकार ने कि घर के हालात भी, घर के लोग भी उससे समझौता करने लगे हैं, ठीक है, प्रभा की बातों को मानने लगे हैं। और जब पहली तृप्ति के स्थान पर एक विचित्र बेचैनी और बिछोह मन के भीतर मंडराने लगे, जैसे एक हथियार व्यर्थ जाने पर प्रश्न उठे कि अब क्या होगा, अब आगे क्या किया जाएगा, आखिर वो यूं हार नहीं माननी। मतलब यहाँ बता रहा है हथियार क्या है, समर की सोच जो उस पर अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है। तो एक हथियार गलत हो गया, कोई काम नहीं आया, तो आगे कौन सा हथियार अपनाए, कौन सा हथियार का और प्रयोग करे कि प्रभा को कष्ट पहुंचे, ये समर सोचता है। खाना खाते समय कभी कभी भाई साहब भी कहते, अरे बहू, कभी मिनट 2 मिनट उसके पास भी जाकर बैठ जाया करो। देखो, बड़े भाई का भी सहानुभूति उसके प्रति है, बड़े भाई भी चाहते हैं कि अल्लाह गुल्ला मचा था। अब देखिए यहाँ क्या घटना होती है, ये समय समय पर आपको क्वेश्चन में अगर ऐसा आता है तो करीब करीब हो जाता है कि ये घटना लिखनी पड़ती है। तो ये ध्यान दीजिए, नामकरण संस्कार, बच्ची का नाम नाम रखना था, आज ये काम होना था। संध्या को आया, देखा खूब हल्ला मचा था, अम्मा बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, जब तक कुछ कहे नहीं तो सिर पर चढ़ी चली आती। किसके लिए कह रहे थे, प्रभा के लिए। दुनिया का सारा काम तुम्हारे ही मन से होगा, हम तो कुछ हुए ही नहीं, हम तो सब इतने बड़े मूर्ख हैं, बस ज्ञान तो एक तू ही गुट्टी में पीकर आई है, सगुन साहित्य के दिन क्या करके धरा है, बोलो, हम पता भी नहीं, और वहां इतना सब हो गया। कोई काम हुआ है पूजा पाठ में, पूजा पाठ में ऐसा कुछ काम हो गया जिसके लिए बुरा मान के ये लोग चिल्ला रहे थे इस पर, प्रभा पर, कि ऐसा सगुन के समय ऐसे अच्छे शुभ मुहूर्त पर प्रभा ने ऐसा बुरा काम कर दिया कि जिसका असर परिवार पर पड़ सकता है, जिसका असर परिवार पर पड़ सकता है। अब आगे देखिए क्या हुआ। सब सहमे से एक और खड़े थे, सब का मतलब परिवार के लोग, वो सहमे से मतलब एक डर से एक तरफ खड़े थे। कोठरी में अपनी चारपाई पर पड़ी भाभी खूब फूट फूट कर रो रही थी। भाभी जो है वो बहुत तेज रो रही थी। आग लगे ऐसी पढ़ाई में, या पढ़ाई अपने लिए होगी कि दूसरों की जान लेने को होगी, भाभी चिल्ला रही थी इस पर, प्रभा पर, कि ऐसा पढ़ करके आई है कि वो सब यहाँ पर लागू कर रही है, ये तो जान लेने पर आ गई है। हाय राम, पता नहीं अब क्या होने वाला है, मतलब ऐसा अपशकुन होने हो गया है कि अब पता नहीं भगवान हम लोगों के साथ क्या करे, किसको क्या दिखाए। हाँ, मुन्नी एक और खड़ी चुपचाप देख रही थी, इतना तो समझ गया कि कोई गंभीर बात हो गई। डरी सहमी सी एक और खड़ी प्रभा को देखते ही कहा जा सकता था कि अपराध इसी ने किया है।
मतलब उस परिवार के लोग जब खड़े थे तो वहां डरी सी प्रभा एक किनारे पर खड़ी थी। तो समझ में आ गया ये सहमी सी खड़ी है, तो समर ने वहां जाते ही देखते हुए समझ लिया कि ये गलती प्रभा ने की है, इसीलिए इतनी चिल्लाहट हो हल्ला मचा है। कुछ दृढ़ बनने का प्रयत्न करके उसने भर्राए गले से कहा, किसने कहा? प्रभा ने कहा भर्राए गले से, अम्मा जी मुझे पता होता तो मैं कभी भी नहीं करती। मैंने समझा कि कोई सादा मिट्टी का ढीला है। उसने अपनी सफाई दी कि अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा क्यों करती। मैंने एक मिट्टी को समझा, मिट्टी का कोई ढीला समझा, इसलिए मैंने ऐसा किया। सादा मिट्टी का ढीला ही तो है, अम्मा बेफर कर बोली। और हमारी पुरखा हमें जवाब दी चली जा रही है, तूने समझा काहे को? तेरे को ये माथे की फूट गई है ना, मतलब तेरा हृदय भी कुछ नहीं सोच पा रहा है, माथा मतलब तू कुछ विचार नहीं कर पा रही है, अंधी हो गई है। अंधी थी, दिखाई थोड़े ही दिया होगा कि उसमें कलावा बंधा था। कलावा मतलब कलाई नारा, हाथ में लाल रंग की मौली बांधते हैं, कलाई नारा जिसे कहते हैं। तो उस मिट्टी के ढेले पर वो कलाई नारा बंधा हुआ था। क्या अंधी थी, तूने उसे नहीं देखा? बात बात पर कहे चली जा रही थी, जो एक भी बात बिना जवाब दिए छोड़ी हो। हर बात का ये जवाब देती थी प्रभा कि हाँ मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छी सीख सिखाई है तेरे माँ बाप ने, बड़ों के जमान लड़ाने की। एक तो तवा सा मुंह खोले डोरी डोलती फिरती है, फिर कोई आए कोई जाए। तवा सा मतलब अपना मुंह खोल के रखती है, बाल बाल भी नहीं दिखाने चाहिए दूसरों को, उतना तो ढका ही रहना चाहिए। और कोई आए कोई जाए मतलब बाहर ही कोई भी आए जाए कोई चिंता नहीं है, किसी की चिंता नहीं। और ऊपर से कैची जैसी जवान चलती है, मतलब फटाफट जवाब दिए जाती हो। मेरी बेटी होती तो इतने जवाब पर तो जवान खींचकर जिंदा गाड़ देती। यहाँ अम्मा ने कहा कि मेरी बेटी मुन्नी अगर ऐसा करती तो मैं तो जवान खींच लेती, उसे जिंदा गाड़ देती। अम्मा की तेजी बेहद बढ़ गई, मतलब वो और चिल्ला रही थी और तेज तेज चिल्लाने लगी। यहाँ तक कि जवाब देने की बात कहने के साथ ही उन्होंने अपने को अपमानित भी महसूस कर लिया और फौरन ही रोने लगी। मतलब ये जवाब दे रही है तो अम्मा को लगा कि मुझे मेरा अपमान कर रही है, मेरा अपमान कर रही है, इसलिए वो क्या हुआ, अम्मा रोने भी लगी कहने के साथ साथ। मेरी समझ में मामला कुछ आया, कुछ नहीं। फिर भी मुन्नी से तेज स्वर में पूछा, मुन्नी क्या बात है? मेरे चढ़े तेवर देखकर मुन्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब मेरा भी गुस्सा आ रहा था, तो गुस्सा को देखकर मुन्नी चुप रही कि ये कहीं फिर कुछ ना बोल दे। कुंवर ने बताया, कुंवर समर का सबसे छोटा भाई, समर का सबसे छोटा भाई कुंवर। उसने बताया समर को क्या हुआ था, अब बता रहा है। सुबह पंडित जी ने जिन गणेश जी की पूजा की थी ना, भाभी ने उनसे झूठे बर्तन मांज दिए। जो बर्तन जूठे थे, लोगों ने जो खाए थे उन बर्तन को उसे मिट्टी का ढीला समझकर उसी से बर्तन मांज दिया। ये कुंवर ने बताया किसको, समर को। साथ ही भाभी का रोना और बढ़ गया। जैसे ही कुंवर ने ये समर को बताया, भाभी और जोर जोर से रोने लगी। बात उन्हें नए सिरे से याद आ गई। फिर भाभी को वो बात याद आ गई, क्या अपशकुन हो गया। मेरा कलेजा धक से रह गया। मतलब मैं भी तो पूजा पाठ देवताओं को पूज्य देवों को मानता हूँ। अम्मा की सिसकियां अब सुनाई दे रही थी, भाभी कह रही थी कुछ हो गया तो इसका क्या जाएगा, यह तो अपने हाथ झाड़ कर अलग हो जाएगी। ये भगवान को देखने वाला है, सबको समझना। दुनिया कुड़ कुड़ कर मरी जा रही है, हाय राम। देखो ये ताना देना, दुनिया कुड़ कुड़ कर मरी जा रही है, ये क्या मतलब हुआ? भाभी से जलती है प्रभा, कुड़ती है, इसलिए वो ऐसा उसने जानबूझकर किया। आज नामकरण संस्कार था, पूजा पाठ हुआ, जो गणेश जी को कलावा बांधकर उनकी पूजा की गई, उस गणेश जी को बर्तन के साथ जब निकला मांजने के लिए, उसी से ही उसने जूठे बर्तन मांज डाले। तो कितना बड़ा अपशकुन हुआ, कितनी बड़ी गलती हो गई। तो वो सोच सोच के कह रही है कि इसका तो कुछ नहीं जाएगा, हाथ झाड़ कर ये अलग हो जाएगी, इसका क्या जाएगा, जो होगा मैं सहूंगी। सांस खींची, जोर से दांत भींचे और दंदनाता हुआ सीधा एकदम उसके सामने जा पहुंचा। ये समर के लिए है। समर ने सुन लिया सारी घटना, क्या क्या हुई। अब समर को भी गुस्सा चढ़ाया। उसने क्या किया, दांत भींचते हुए प्रभा के पास गया, अपलक निगाहों से घूरता, मतलब बिना पलक को झपकाए,
बिल्ली चूहे को झपट रही हो, ऐसा करते हुए दाहिना हाथ ढीला किया, एक बार तोला, फिर तड़ा। मतलब बहुत जोर से समर ने प्रभा को मारा, तमाचा मारा। सारी शक्ति से पड़े तमाचे की पांचों उंगलियां प्रभा के बाएं गाल पर उभर आई। इतना तेज मारा कि पांचों उंगलियों के निशान गाल पर पड़ गए, बाईं तरफ। हाँ, ये भी याद रखना, छोटी छोटी बातें कि किस तरफ। हाँ, मैंने कहा, हरामजादी, यहाँ रहना हो तो ठीक से रहो, नहीं तो जहां जगह दिखे अभी चली जाओ। बड़ी नास्तिक की बच्ची बनती है। नास्तिक कहते हैं जो ईश्वर को ना माने। तो प्रभा ने यहाँ पर भी प्रभा को दोष दिया समर ने, कि तू भगवान को नहीं मानती है, नास्तिक की बच्ची बन रही है, और इसीलिए भगवान को जो कलावा बनना था तुमने नहीं समझा, और उससे ऐसा अपशकुन कर डाला, बर्तन मांज डाले। और मैं फुटबॉल का गोल कर आने वाले खिलाड़ी के अंदाज में गर्दन टेढ़ी करके उसे घूरता रहा, जैसे मैं बाजी जीत गया। जैसे फुटबॉल के मैदान में कोई गोल कर देता है और बड़े विजित अंदाज में सबको देखता है, वैसे ही समर ने सबको देखा गर्दन टेढ़ी करते हुए, अपनी जगह आकर खड़ा हो गया। सब एकदम स्तब्ध रह गए। मतलब किसी ने ये सोचा नहीं था कि समर ऐसा कर देगा। अम्मा का सारा क्रोध और आंसू एक साथ ही उड़ गए, भाभी चुप हो गई। जो हो हल्ला, इतना कोहराम मचा था, अम्मा भी चुप हो गई और भाभी भी चुप हो गई। मतलब ये सोचा ही नहीं था कि अकस्मात ये क्या हो गया। एक चाटा मारते ही ऐसी आत्मघाती ग्लानि का प्रचंड झटका मुझे अपने भीतर लगा कि मैं वहां खड़ा नहीं रह पाया। यहाँ पर देखो दिखा रहे हैं कि समर ऊंची सोच का भी है, अपनी गलती को मानता भी है। तो जब उसने तमाचा मार लिया तो आत्मघाती मतलब अपने दिल पर वो चोट लगी कि आखिर ये मैंने कैसे कर दिया, कैसे चाटा मार दिया। उल्टे पाव वहां से लौट आया, मतलब उस कमरे से निकल गया। चाटा मारने के बाद मुझे नहीं पता किसने क्या कहा, वो रोई या नहीं, वहीं पड़ी रही, या किसी ने उठाकर भीतर डाल दिया। हाँ, इतना याद है, चाटा सारी शक्ति से और भरपूर पड़ा था, और मेरी पांचों उंगलियां झंझना उठी थी। मतलब उसका तो पता नहीं कि उसका क्या हाल हुआ, लेकिन ये उंगलियां भी, हाथ की उंगलियां भी झंझना रही थी। तो सोचो कितना जोर का चाटा मारा होगा उसने। कोठरी की दहली पार करते ही जैसे मेरे भीतर कोई लगातार रटने लगा, यह मैंने क्या किया, यह मैंने क्या किया। पछतावा की आग में समर जलने लगा। मुझे क्या हो गया, जिंदगी में पहली बार एक स्त्री पर हाथ उठाया और लग रहा था जैसे मेरे हाथ निस्पंद होकर गला जा रहा है। निस्पंद मतलब कोई जान नहीं, इसमें कोई जान नहीं रह गई है, लग रहा है गल के ये मेरे शरीर से अलग हो रहा है। भाभी पर हाथ उठाने को लेकर भाई साहब की कितनी कटु आलोचना मैंने समय समय पर की थी। मतलब बड़े भाई साहब जो धीरज है, वो भाभी को मारते थे, और जब मारते थे तो कई बार समर ने उसका विरोध किया था, समर ने उसकी आलोचना की थी। तो समर आज सोच रहा है कि मैंने भाभी के को मार खाने पर मैंने भाई को भी लताड़ा था। सब जैसे ही एक एक करके मेरे दिमाग में आने लगी, मैं किस आवेश में अंधा हो गया था। 7-8 महीने में पहली बार बोला, और वो भी गाली से। पहली बार बात की, वो भी तमाचे से। मैं बड़ी देर तक समझ ही नहीं पाया कि यह क्या हो गया आगे। यहाँ आत्मग्लानि हो रही है समर को, कि जब से शादी करके आई है उसने एक बात भी नहीं की उससे, और आज पहली बार ये मौका था कि जब उसने बात किया तो क्या गाली से बात किया, और क्या किया, उसने तमाचा मारा, ऐसा उसके साथ व्यवहार किया। तो ये जो आत्मघाती ग्लानि थी वो उसको अब मत रही है। तब से ऐसा किसी ने जहर मुझे घृणा से भीतर से का, एक अंतरात्मा की आवाज आती है। जब कोई गलत काम होता है तो अपनी अंतरात्मा हमें टोकती है, हमें लज्जित करती है। तो ऐसी आवाज आई, नीच कायर कमीने, यही तेरा आदर्शवाद है। मतलब समर तुम आदर्श बनते हो, अपने को बड़ा आदर्शवादी कहते हो, ये तुमने क्या किया जो स्त्रियों पर हाथ उठाने के खिलाफ थे, आज तुम्ही ने वही काम किया। कहना कुछ होता है, करना कुछ होता है। यही तेरे महान बनने के सपने हैं। इंटर में पढ़ता है और दुनिया भर के विचार बघाड़ता है। मतलब खाली बोलते हो, खाली अपने को आदर्शवादी दिखाते हो, पर करते कुछ नहीं हो। ये झूठ है, तुम ऊपरी दिखावा कर रहे हो।
और बिना अधिक सोचे न जाने कब की संचित रुलाई ऐसे जोर से फूट पड़ने को मचने लगी कि मैं बेबस हो गया। वह क्या आंधी थी जिसमें मैं बह गया और फिर बेबस पकड़ पकड़ कर रो पड़ा। इतने दिनों का मन में जो दुख था, जो बेचैनी थी, आज आंसू बनकर फूट पड़ी। ऐसा होता है जब मन में खूब एकदम व्यथा, एकदम पत्थर की तरह बोझ लगने लगे, तो आंसू के रूप में जब निकलते तो कुछ हल्कापन महसूस होता है। तो यहाँ वो दिखा रहे हैं कि इतने दिन से जो एक पुरुष बना था, पुरुष का अभिमान था, वो आज जो है आंसू के रूप में निकला। चाहता था रोते रोते गल कर मेरा सारा अस्तित्व आंसुओं में बह जाए। ऐसी ग्लानि अपने भीतर महसूस हो रही थी कि अपने दोनों गालों को जोर से अंधाधुंध तमाचे ही तमाचे मारूं और उंगलियां ही उंगलियां उछल आए। यहाँ पर क्या सोचने लगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती की, इतनी बड़ी गलती की है कि एक स्त्री, एक पत्नी जो विवाह के बाद मेरे ही भरोसे आई, मैंने उससे पहली बार आज 6-7 महीने के बाद मैंने बात किया, गाली से मारा, तमाचे से। तो ऐसा लगा कि मैं अपने गालों को ही खूब तमाचे ही तमाचे मारूं, उसकी उसकी सजा मैं अपने को दूं। इस तरह संवर सोचता है। इस प्रकार यहाँ अध्याय 6 पुरवार का